हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जॉइन एमएनएस एकेडमी। सो आज हम चैप्टर करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का एंड ये बहुत इजी चैप्टर है। आप एक बार पढ़ोगे एंड आपको इसमें से जो भी चीज़ें हैं सब समझ में आ जाएंगी। प्लस इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, इसलिए मैंने इस चैप्टर को बहुत लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे ऐड की है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आपको जस्ट इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर को, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर। सबसे पहले कि जो लिविंग वर्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है या किस चीज़ को हम लिविंग बोलेंगे या किस चीज़ को नॉन लिविंग बोलेंगे। हमारे लिविंग होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं फॉर एन ऑर्गेनिज्म। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं जो सिर्फ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही होती हैं। जैसे ग्रोथ है तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रोथ सिर्फ उनके अंदर ही होता है। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और ये जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब मान लो आप एक प्लास्टिक की बॉटल लेते हो तो वो तो नॉन लिविंग है, तो उसमें हमें कभी ना ग्रोथ दिखता है, ना उसमें रिप्रोडक्शन, ना कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज़ इसमें से नेम चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं होती है। अब इन सब चीज़ों का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ग्रोथ। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, इट इज़ इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज। ये ग्रोथ की डेफिनेशन है। तो ग्रोथ क्या होता है? तो इंक्रीज इन मास एंड नंबर मीन्स मान लो कि अगर हमारे पास पहले एक सेल है, अब ये सेल या तो बड़ा हो जाए, मीन्स पहले अगर 2 सेंटीमीटर का है तो अब अगर वो 4 सेंटीमीटर का हो जाए तो हम बोलेंगे कि ओके हमारे इस सेल में ग्रोथ है। अगर ये पहले एक था, इससे ये 2 फॉर्म कर दे सेल्स, तो भी हम कहेंगे कि इस सेल के अंदर ग्रोथ है बिकॉज वो मल्टीप्लाई होके 2 में चेंज हो गया है। देन जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल डिवाइड होते हैं बाय सेल डिवीजन एंड उनमें जो ग्रोथ होती है वो हमें ऑब्जर्व होती है। उसके अलावा जो ग्रोथ है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स कि एक बार कोई चीज़ जो डिवाइड होकर 2 हो चुकी है या जो बड़ी हो चुकी है वो वापस छोटी नहीं हो सकती या वो वापस जैसे पहले थी वैसे नहीं हो सकती, इसलिए ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड। जो ये सेल है, ये अभी हमारे पास सेल, इसके पास एक न्यूक्लियस है, बाकी चीज़ें जो भी हैं सब कुछ नॉर्मल है। जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पे वापस वैसा ही सेल फॉर्म करेगा जैसा ये पहले था। अब ऐसा नहीं है कि अभी ये अगर यूनिसेलुलर है तो आफ्टर डिवीजन ये मल्टी सेलुलर हो जाएगा। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के बाद अपने जैसा ही सेम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो हम उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म, biochemical changes occur continuously inside our body which leads to the formation of interconversion of chemicals. मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल चेंजेस होती हैं, जिसमें हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या जो भी प्रोटीन्स है, ये सब तो केमिकल्स है। ये सब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं एंड इस कन्वर्जन के फॉर्म में हमारी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म एंड एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के जब हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि फर्स्ट तो ये हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है, प्रोटीन है, सब कुछ फॉर्म होता है एंड इसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो इट इज़ कैटाबॉलिज्म। एंड जो एनाबॉलिज्म में है उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में फॉर्म हुई है, अब हम उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी फॉर्म करते हैं जो हमारे बॉडी को रन करने के लिए या हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इट इज़ द केमिकल चेंज इनटू सम कंपाउंड्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू आवर फंक्शन। Then next is cellular organization. All living organisms are made up of cell which perform all functions inside the body. जो भी अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं सेल से। तो ये हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी हमारे पास मल्टी सेलुलर है, एक छोटी से छोटी चींटी से लेकर बड़ा सा एलिफेंट तक जो भी हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये एक सिंपलर यूनिट सेल से फॉर्म हुए हैं। देन नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस, इज द अवेयरनेस ऑफ वन सराउंडिंग एंड एक्शन। वी हैव सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड सराउंडिंग। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड ETC। अवेयरनेस, जो कॉन्शियसनेस है, इसका मीन्स क्या है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही है हम उससे अवेयर हैं या नहीं।
सो हमें तो चलो हमारे पास सेंस ऑर्गन है जिसके वजह से हम समझ पाते हैं, हम आँखों से देख पाते हैं या स्किन से फील कर पाते हैं, तो हम कॉन्शियस है। उसके अलावा प्लांट्स कैसे कॉन्शियस है ये हमें कैसे पता चलेगा, वो जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, इन सब के लिए वो रिस्पॉन्ड करता है। सो आपने सनफ्लावर देखा होगा कि वो क्या करता है, जहाँ जहाँ सन की डायरेक्शन मूव करती है वैसे ही सनफ्लावर भी अपने आप को टर्न करता है। बाकी जो प्लांट्स है वो भी सनलाइट को या टेम्परेचर इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो प्लांट्स एंड ह्यूमन या जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। सो नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले थे, यही पढ़ने वाले थे कि हमारे जो भी लिविंग वर्ल्ड है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, उसमें कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। सो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। सो अभी तक हमें जितनी स्पीसीज नोन हैं और जितने को हम अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो 1.7 to 1.8 बिलियन है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो जो हमारे पास 1.7 to 1.8 ऑर्गेनिज्म है उसको ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, या फिर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे रहते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by same name all over the world. This process is called nomenclature. So अब हमारा nomenclature क्या है, यहाँ से nomenclature समझने की चीज़ है। So nomenclature वो प्रोसेस है जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम फिक्स करते हैं एंड उस ऑर्गेनिज्म का वो नाम पूरे वर्ल्ड में ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग, जो डॉग है उसको हम पूरे वर्ल्ड में डॉग ही बोलते हैं एंड उसको ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे हम कैट या फिर कोई और चीज़ बोलते। तो ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है ये एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। इसमें हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक साइंटिफिक नेम देते हैं एंड ये साइंटिफिक नेम जो है ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब करेक्टली। दिस इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन। सो अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम किसी भी एनिमल का या कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर हम उसका नाम रख रहे हैं तो उसको नाम रखने से पहले हमें उसे करेक्टली आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है या उसकी डिस्क्रिप्शन देनी इंपॉर्टेंट है। सो मान लो अगर हमारे पास पहले कोई ऑर्गेनिज्म था डॉग, ये तो अभी हमें पता है कि हम इसको डॉग बोलते हैं। सो जब हमें पता नहीं था कि इसका नाम डॉग है तो हमें उसको पहले अच्छे से डिफ़ाइन करना या फिर उसको डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंट है कि उसके फीचर्स क्या हैं, लाइक उसकी आइज़ कैसी है, उसके लेग्स कितने हैं, टेल क्या है, स्किन क्या ऐसा कलर हो सकता है। तो ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided by International Code of Botanical Nomenclature. So जो भी अब हमारे प्लांट्स है, प्लांट्स का जो भी नेम रखा जाता है उसका एक क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ने फिक्स किया है एंड हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करके ही जो हमें ICBN ने दिया है उसी क्राइटेरिया को फॉलो करके कोई भी अगर न्यू स्पीसीज़ हमने फाइंड आउट की है तो हम उसका नेम इनके क्राइटेरिया के बेसिस पे रखते हैं। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो जो हमारा बॉटनिकल या जो प्लांट्स के लिए चीज़ें थी उनका नाम हम ICBN के अकॉर्डिंग रखते हैं एंड जो भी एनिमल्स हैं उनका नाम हम ICZN या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के क्राइटेरिया के थ्रू हम रखते हैं। ईच नेम हैज़ टू components, the generic name and specific epithet. This system of providing the name with components is called binomial nomenclature. So अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब नेम रखते हैं तो हम उसमें दो चीज़ें लिखते हैं उसके नेम में, एक तो हम उसका जेनेरिक नेम लिखते हैं एंड एक हम उसका स्पेसिफिक नेम लिखते हैं। सो बिकॉज हम एक ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने के लिए दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक उसका जीनस एंड उसका एक स्पेसिफिक नेम, तो इस टाइप के नोमेनक्लेचर को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। एंड ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम था ये कार्ल लिनियस ने दिया था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। सो इसमें से जो मैंगीफेरा है ये उसका जेनेरिक नेम है एंड इंडिका उसका स्पेसिफिक नेम या फिर उसका जीनस नेम है। सो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आप इसको याद रखना। द नेक्स्ट इज इन दिस मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीसीज। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंगीफेरा था वो उसका क्या नेम था, वो उसका जीनस नेम था एंड जो इंडिका है वो उसका स्पेसिफिक नेम है।
Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. सो अब क्लासिफिकेशन क्या है और हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, कोई भी एनिमल है, हम क्या करते हैं, उनके कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं एंड उसकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं. सो कैरेक्टराइजेशन करने से क्या होता है कि हम उस ग्रुप को ईजिली पढ़ सकते हैं. जैसे कोई प्लांट्स है, तो प्लांट्स जब हम बोल रहे हैं तो हम कोई एक स्पेसिफिक प्लांट का नेम तो नहीं बोल रहे. जैसे आपको कोई प्लांट बोलेगा तो आपको दिमाग में आता है कि ओके कोई ग्रीन सी चीज़ है एंड उसकी जो स्टेम है वो ब्राउन कलर की है. तो क्लासिफिकेशन इसलिए की गई है कि हम कोई भी एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स को, एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर इजीली उसको समझ पाए, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं. एंड क्लासिफिकेशन भी यही है कि प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग any animals or any of the species. Dogs, cats, mammal, wheat, rice, plants, animal, etc. are convenient categories we use to study organism. The scientific term for these categories are taxa. So जैसे cats है, dogs है, mammals है, ये सब क्या है, एक specific हमने categories बना रखी है हम जो भी organisms हैं उनको पढ़ने के लिए. So ये जो categories हैं हम इनको taxas बोलते हैं. Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. तो जो भी अब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, पढ़ के, समझ के हम क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट टैक्सास में. एंड जो स्टडी होती है, जिस प्रोसेस में हम पूरे टैक्सा को अलग अलग कैरेक्टराइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटीज एंड also show the relationship among them, therefore study was referred as systematics. So जब हमने टैक्सोनॉमी की तो टैक्सोनॉमी में हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लिए, उनके बीच में क्या डाइवर्सिटीज़ थी वो भी हमने पढ़ा, एंड उसके अलावा उनके बीच में क्या चीज़ें कॉमन थी या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप था वो सब भी हम पढ़ते हैं. सो जो ये प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, जहाँ पे हम किसी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, उसका काइंड कि कैसा ऑर्गेनिज्म है एंड उसका रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उसको हम सिस्टमैटिक्स बोल रहे हैं. देन नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो अब हमने क्या किया कि हम जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम चीज़ों को छोटा छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एंड उसको हम टैक्सा बोलते हैं. तो ये जो कैटेगरीज है ये कैसे इवॉल्व हुई और क्या क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. सो जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है जिसमें हमने एक एनिमल्स बोल दिया या प्लांट्स बोल दिया एंड ख़त्म हो गया. उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी रैंक्स एंड कैटेगरीज़ है जिसको हम पढ़ते हैं. सो जैसे जैसे हम लोअर रैंक पे जाते हैं वो चीज़ें और ज़्यादा स्पेसिफिक होती है. तो अगर हम प्लांट बोल देते तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं. देन हम हर्ब्स, शर्ब्स, देन सोलेनेसी एंड ये सब फैमिलीज़ वगैरह में जाते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं या जो उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है. सिंस द कैटेगरी is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category and all categories together constitute a taxonomic hierarchy. So अब जो हम धीरे धीरे categories बोलेंगे तो वो एक taxonomic arrangement होता है, तो इसलिए जो भी categories form होती है वहाँ पे हम उनको taxonomic categories बोलते हैं एंड टुगेदर एक वो हायरार्की फॉर्म करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर किंगडम रखते हैं, देन नीचे फाइलम, एंड वो जो चीज़ हम पढ़ते हैं उस कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. So जो भी हमारी categories है वो एक singular unit है हमारी classification की जो हम कर रहे हैं, एंड उसमें जो भी एक हमारा रैंक होता है वो जो भी हम नेम देते हैं वो एक रैंक को सिग्निफाई करता है एंड इस प्रोसेस को हम टैक्सॉन बोलते हैं. देन जो सबसे पहला जो हमारा टैक्सॉन है वो है स्पीसीज़. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. So जो species है इसमें क्या करते हैं कि हम कुछ वैसे groups of individual को रखते हैं जिनके अंदर जो fundamental, जो basic चीज़ें हैं वो similar हैं, उनमें ज़्यादा similarities नहीं होती है एंड वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से closely related होते हैं. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. सो अब स्पीसीज़ में क्या होता है कि हम क्लोजली रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखते तो हैं, बट उनके अंदर फिर भी कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम
इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ओके ये डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। एंड ये जो हमारा मान लो जैसे पोटैटो है तो वो सोलैनम फैमिली का है, तो जो पोटैटो है हम उसको सोलैनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। एंड ब्रिंजल भी उसी फैमिली का है, बट ये दोनों सेम स्पीसीज़ के नहीं हुए, तो इनके बीच में जो थोड़े से डिफरेंसेस हैं हम उसको इजीली पहचान सकते हैं बिकॉज उनकी फैमिली जो है वो सेम है बट स्पीसीज़ डिफरेंस है। तो स्पीसीज़ जो है वो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। द नेक्स्ट इज जीनस। Genus comprises a group of related species which has more character in common and comparison to species of other genera. So जीनस क्या है? जीनस में अब जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म या जो भी स्पीसीज़ होंगी, जीनस में अब हमारी क्या आ जाती हैं? स्पीसीज़ आ जाती हैं। जो हमने अभी पढ़ा वो ज़्यादा ही डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो जो हमारा जीनस होता है उसमें रिलेटिवली मोर कॉमन चीज़ें होती हैं। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया पोटैटो एंड ब्रिंजल का, तो जो पोटैटो एंड ब्रिंजल है ये सेम जीनस के हैं और वो जीनस का नाम है सोलैनम। इनके स्पीसीज़ डिफरेंट है जैसे मैंने आपको बताया था, तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है जिससे आप थोड़ा इजीली समझ पाओ। नेक्स्ट इज फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज़। सो जो ये हमारा हायरार्किकल चार्ट है, एक ये चार्ट है मैं आपको आगे शो करूँगी। तो उस चार्ट में जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे जो लोअर है वो है हमारा स्पीसीज़, देन उसके बाद जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर एंड बाकी चीज़ें हैं। तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाते हैं उस हायरार्किकल चार्ट में, तो जो हमारी सिमिलैरिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होते जाती है बिकॉज हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे इन जो भी चीज़ें हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड करते हैं। सो जैसे ही हम फैमिली में जाते हैं तो जो हमारे नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स थे वो लेस सिमिलर होने लगते हैं। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species. तो जो फैमिली का कैरेक्टराइजेशन है उसमें हम जो भी हमारा प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो वेजिटेटिव वे से प्रोपोगेट कर रहा है या फिर वो डेवलप कर रहा है या फिर उसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड क्या हो रहे हैं, हम ये सब चीज़ें काउंट करते हैं ऑन अकाउंटिंग द फैमिली। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलानम, पेट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। सो अगर हम फैमिली देखें तो फैमिली हमारी सोलेनेसी है एंड ये जो हमारे जेनरास हैं जैसे कि सोलानम, पेट्यूनिया एंड धतूरा, तो ये सब हमारे डिफरेंट जेनरास है जिसको हम फैमिली सोलेनेसी के अंदर हम पढ़ते हैं या हम इनकी स्टडी उस ग्रुप में करते हैं। द नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैटेगरीज। सो जो ऑर्डर है ये अगेन हमारा हायर रैंक है हायरार्किकल चार्ट में, तो इसमें जो अगेन हमारी सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर्स है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। सो अगेन सेम चीज़ है कि जैसे हम ऑर्डर्स में जब देखते हैं तो जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स थे वो धीरे धीरे और ज़्यादा कम एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. सो अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स में रखे थे वो सारे हमारे प्लांट से रिलेटेड थे, इसलिए यहाँ पे एक एनिमल से रिलेटेड एग्जांपल है कि जो हमारा ऑर्डर है कार्निवोरा, तो जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसमें हमारी 2 फैमिलीज़ हैं, 2 से ज़्यादा हैं बट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 2 ही ली हैं। तो एक है फेलिडी एंड एक है कैनिडी। सो जो फेलिडी है वो क्या है, कैट की जो फैमिली होती है उसको हम फेलिडी बोलते हैं एंड कैनिडी इज़ फॉर द डॉग वन। तो अब देखोगे कि कैट एंड डॉग में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बट अगर हम उसको ऑर्डर में स्टडी करेंगे तो ये सेम ऑर्डर में आएगा और उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। द नेक्स्ट इज क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। सो जो क्लास है हमारा उस क्लास में हम रिलेटेड ऑर्डर्स को पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्डर यहाँ पे कार्निवोरा था तो हम इसमें हमारे ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबान आर प्लेस्ड इन द क्लास Mammalia along with the order Carnivora that includes tiger, cat and dog. सो यहाँ पे अगेन एनिमल्स का एग्जाम्पल ये है। तो जो हमारा क्लास है प्राइमेटा, तो प्राइमेटा में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबान। सो अगर आप इनको देखने जाओगे तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बट बिकॉज हम क्लास और एक हमारे हायरार्किकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको सेम क्लास जो है प्राइमेटा उसमें पढ़ते हैं, बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। देन उसके अलावा जो मैमिलिया है, मैमिलिया का जो ऑर्डर है कार्निवोरा, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसमें कैट, डॉग और टाइगर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब अगर आप इन तीनों को देखोगे कैट, डॉग एंड टाइगर, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। द नेक्स्ट इज फाइलम।
Classes comprising animals like fishes, amphibia, reptiles, bird along with mammals constitute the next higher category called phylum. So जो phylum है ये अगेन हमारी जो लास्ट क्लास थी उससे भी हायर हमारी हायरकल चार्ट में एक रैंक है. तो इस जो हमारा phylum है हम उसमें फिशेज, एम्फीबियंस सबको एक ही कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं. All this based on common feature like presence of notochord and dorsal holoneural system are called phylum chordata. So अब जो भी हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, हम इन सबको एक ही फाइलम में क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हम इसमें और ज़्यादा चीज़ें जो हमारी बेसिक सिमिलैरिटीज़ थी उसको पढ़ते हैं. जैसे कि जो हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है या जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो सब हमारे इन सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. इसलिए हमने एक फाइलम बनाया है कॉर्डेटा एंड हम इसको उसमें स्टडी करते हैं. In case of plant, classes with few similar characters are assigned to be higher category called division. So जो phylum term है ये हम animal के cases में पढ़ते हैं. अगर हम यही चीज़ अगर हम plant में देखें similarities तो हम plant के case में division term का use करते हैं. Next is kingdom. All animals belong to various phyla are assigned to the highest category called kingdom. सो जो भी अब हमारे एनिमल्स थे उनको सबसे हम हाईएस्ट कैटेगरी में डालते हैं, एनिमल या जो भी प्लांट है जिसको हम बोलते हैं किंगडम. जैसे प्लांट किंगडम है एंड एनिमल किंगडम है तो वो हमारा सबसे हाईएस्ट क्लासिफिकेशन है. तो ये है हमारा हायरार्किकल चार्ट. तो इसमें देखोगे कि जो हमारा स्पीसीज़ होगा उस स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में. और जैसे ही हम अबव जाते जाएंगे, जैसे जीनस में जाएंगे, फैमिली जो ऑर्डर एंड क्लास है, तो धीरे धीरे जो हमने सिमिलैरिटीज़ पढ़ी वो और ज़्यादा कम होती जाएंगी बिकॉज ये हायर लेवल्स हैं हमारे हायरार्किकल चार्ट के. द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन. सो जो हमारे दो किंगडम है हायर लेवल पे, एक है हमारा एनिमल किंगडम एंड एक है प्लांट किंगडम. सो यहाँ पे जस्ट किंगडम है तो आप एनिमल एंड प्लांट के लिए से हमने फाइलम एंड डिवीजन डिफरेंट पढ़ा था, वैसे ही हमारे किंगडम भी दो सेपरेट होते हैं, डिफरेंट फॉर प्लांट एंड डिफरेंट फॉर एनिमल्स. देन नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? अगर हम इसे सिंपल डेफिनेशन या सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो जो भी हमने टैक्सोनॉमिक डिफरेंस किए हैं या जो भी हमने डिफरेंशिएट किए हैं हमारे ऑर्गेनिज्म के बीच, तो जो चीज़ हमें उस चीज़ को पढ़ने में हेल्प करती है, जो हमें समझने में हेल्प करेगी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंस है, उसको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ of various species of plants, animal and other organism are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresource and their diversity. So जो taxonomical studies है वो क्यों important है या फिर क्यों करते हैं? So वो हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या जो भी इंडस्ट्रीज़ है डेवलप हो रही हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कोई अगर फार्मर है वो कोई ग्रो करना चाहता है तो उसको उस रीजन के बारे में कौन सी चीज़ें ग्रो कर सकती है. अब कोई मान लो आपको कोई लैंड पता चला कि ओके हाँ हम यहाँ क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, तो जो भी हमें टैक्सोनॉमी है वहाँ की या जो भी डाइवर्सिटी है उसको हमें स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. तो हमें अगर किसी चीज़ का स्टडी करना है तो हम सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे? दी स्टडी रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो मान लो अगर उसको वहाँ पे कोई जो भी सॉइल था, लैंड था, वहाँ पे उसे कुछ ग्रो करना है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वहाँ पे क्या चीज़ें ग्रो करती है उनको करेक्टली क्लासीफाई करेगा कि ओके ये प्लांट है या फिर कौन सी फैमिली का बिलोंग करता है प्लांट या फिर कौन सी जीनस का है, वो सब उसको समझ में आना चाहिए. और वहाँ पे जो भी वो प्लांट ग्रो करेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन भी उसको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए. Identification of organism requires intensive laboratory and field study. तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो एक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है. मीन्स आपने एक दिन में एक कोई भी चीज़ देखी और उसको एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. और आपने आइडेंटिफाई की तो आपको पहले उसकी जो भी चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा कि मान लो आपको एक न्यू स्पीसीज़ मिली, आपको लग रहा है कि ये न्यू है तो आप उसको ऐसे ही बोलोगे किसी को भी कि ओके ये न्यू स्पीसीज़ है, तो वो कोई मानेगा नहीं. उसके लिए आपको बहुत डिफरेंट स्टडी करनी पड़ेगी या फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो अपने लास्ट स्पीसीज थी उससे कैसे डिफरेंट है. तो जो आइडेंटिफिकेशन ये बहुत इंटेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा लेबर वाला वर्क है और इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड स्टडी मीन्स जहाँ से आपने उसको ऑब्जर्व किया है वो सिर्फ एक ही दिन आपको मिला या कहीं गलती से कुछ मिल गया हो तो वो आपको डेली वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा.
कि ओके ये यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। सो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पीसीमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज़ एसेंशियल एंड इज़ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो इसलिए क्या करते कि जो भी हमारे एनिमल्स है या जो प्लांट है हम उनकी कुछ स्पीसीज़ को अपने पास प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड जिससे हम हमारी टैक्सोनॉमिकल स्टडी को ईजिली समझ पाते हैं, उसको स्टडी कर पाते हैं। These are also fundamental to study and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. So जो हमारा फंडामेंटल था कि हमें जो भी ऑर्गेनिज्म था उसको स्टडी करना है, वो हमारा इस प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा जो भी हमारा स्पेसिमेन था वो हमारे पास स्टोर्ड रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको जब भी हम चाहें उसको अगेन रीड कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रिजर्व करके किसी और को भी शो कर सकते कि ओके ये है डिफरेंस। इसकी बेसिस पे मैंने बोला कि ये मैंने जो प्लांट की स्पीसीज़ या एनिमल की स्पीसीज़ फाइंड आउट की है ये न्यू है। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimens. तो जो भी लोग स्टडी कर रहे थे हम उनको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया था कि उन्होंने कुछ टेक्निक्स लाइक स्टोर या फिर प्रिजर्व करने की ऐसी टेक्निक्स निकाली थी जिसके वजह से जो भी हमारा स्पीसीमेन है हम उसको भी स्टोर कर सकते हैं, और जो हमारा डेटा है वो तो हमारी फाइल्स एंड उन सब चीज़ों के फॉर्म में स्टोर हो ही रहा था। उसके अलावा हमारे जो स्पीसीमेंस है वो भी हम स्टोर करके रख पा रहे थे। तो जो भी हम टैक्सोनॉमिकल एड्स जो यूज़ करते हैं तो उसमें से सबसे पहला है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। सो हर्बेरियम में क्या होता है, ये जनरली प्लांट के जो स्पेसिमेंस होते हैं उसके लिए होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी हमारा प्लांट है तो हम उसका कोई भी पार्ट है, मान लो फ्लावर है, लीफ है, उसको क्या करते हैं ड्राई करते हैं एंड उसको प्रेस करके मीन्स उसका जो भी वाटर कंटेंट है वो क्या करते हैं उसको रिमूव करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं किसी भी शीट्स के ऊपर। दीज शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो जो भी वो हमारी शीट्स हैं हम उनको जो भी यूनिवर्सली जो हमारा IUCN जो इंटरनेशनल था बॉटैनिकल कोड के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अरेंज करके प्रॉपरली रखते हैं। These specimen along with their description on herbarium sheet become a storehouse or repository for future use. So जो भी हमने स्पेसिमेन बनाया, जो हर्बेरियम फॉर्म किया हमने शीट्स के ऊपर, तो ये अब हमारे पास एक स्टोर हाउस की तरह रहता है, उन फाइल्स में स्टोर होके रहता है। उसके अलावा हम इन फाइल्स को या जो भी हमने जहाँ पे हमारे प्लांट्स की स्पीसीज़ को प्रिजर्व किया उसको हम हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। The herbarium sheet also carries a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family and collector's name. तो जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें होता है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तो मान लो आपने जो भी प्लांट से फाइंड आउट किया जिसका आपने हर्बेरियम फॉर्म किया, तो उसकी डेट क्या थी जब आपने उसको वहाँ पे फॉर्म किया है, उसके अलावा आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, उसके अलावा जो भी आपने कोई स्पीसीज़ वहाँ पे प्रिजर्व की या कोई भी प्लांट का पार्ट प्रिजर्व किया तो उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम एंड उसका साइंटिफिक नेम, उसके अलावा वो किस फैमिली को बिलोंग करता है एंड किसने कलेक्ट किया। तो इतना हमारा इंफॉर्मेशन गिवन होता है हमारी उस हर्बेरियम शीट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा बोटानिक एड जो है टैक्सोनॉमिकल एड वो है बोटानिकल गार्डन्स। These are specialized gardens have collection of living plants for references. So botanical garden में क्या होता है कि हम जो भी हमारे plants है उसको living references की तरह यूज़ करते हैं। जैसे हर्बेरियम में क्या कर रहे थे हम, जो भी हमारे प्लांट स्पीसीज थे उसका कोई पार्ट या कोई भी चीज़ को लेके उसको ड्राइड एंड प्रेस करके रख रहे थे, तो वो लिविंग नहीं था। सो बोटानिकल गार्डन में क्या होता है कि जो भी हमारी स्पीसीज़ है वो लिविंग फॉर्म में एज अ रेफरेंस फॉर स्टडी रखी जाती है। Plant species in this garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical/scientific name and its family. So जो भी botanical garden में हमारे plants होते हैं तो उनका जो identification feature है वो लिखा होता है उस plant के आगे। उसके अलावा उस plant का जो भी botanical या scientific name है वो वहाँ पे given होता है
एंड वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो वहाँ पे लिखा होता है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारे कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स है। सो क्यू इन इंग्लैंड जो ये है ये हमारा एक फेमस बोटानिकल गार्डन है। उसके अलावा इंडिया में जो हमारा फेमस बोटानिकल गार्डन है वो है इंडियन बोटानिकल गार्डन ऑफ हावड़ा जो कोलकाता में है। एंड देन उसके अलावा जो हमारा एक और नेशनल हमारा फेमस बोटानिकल गार्डन है वो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये हमारा लखनऊ में है। द नेक्स्ट इज म्यूज़ियम। Biological museum are generally set up in educational institutes such as school and colleges. So जो म्यूज़ियम है या जो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह है वहाँ पे एक छोटा सा कहीं पे बनाया जाता है। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। सो जो म्यूज़ियम होता है उसमें अगेन हमारे लिविंग स्पीसीज़ नहीं होते, वहाँ पे हमारे जो भी प्लांट एंड जो भी एनिमल्स हैं उनके डेड स्पेसिमेन को हम स्टोर करके प्रिजर्व करके रखते हैं कि जिससे हम उनको स्टडी कर पाएँ। सो जो भी आप लोग स्कूल में होंगे तो आपने अपने बायो लैब में देखा होगा वहाँ पे कोई भी कॉकरोच एंड बाकी सारी स्पीशीज़ की उन सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है। सो उसी को हम यहाँ पे म्यूज़ियम बोल रहे हैं। Specimen are preserved in containers or jar in preservative solution. So जो भी हमारा स्पेसिमेन है जो भी प्लांट का या एनिमल का स्पेसिमेन है उसको क्या किया जाता है कंटेनर्स में, जैसे कि जार का कोई कंटेनर होता है ग्लास का, उस कंटेनर में एक सॉल्यूशन के साथ उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है जिससे उनका जो भी बायोलॉजिकल फीचर्स है उनकी सेल वॉल या जो भी एनिमल है या प्लांट है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है लाइक जो उसकी सेल वॉल है या जो भी उसका स्पेसिफिक कलर वगैरह है वो सब चेंज ना हो और उस सॉल्यूशन की वजह से वो सब चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीमेंस may also be preserved as dry specimen. Insects are preserved in insects box after collecting, killing and pinning. सो जो भी हमारे प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन है उनको हम ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी रख सकते हैं। तो ड्राई स्पेसिमेन क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं तो हम उनको क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, उनको किल करते हैं, उसके बाद उनको जो भी हमारे बॉक्सेस हैं वहाँ पे हम उसको ड्राई करके मीन्स उसका जो वाटर कंटेंट होता है उसको एक प्रोसीजर के थ्रू उसको रिमूव करके उसको पिन करके रखते हैं। सो वाटर कंटेंट निकालने का क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें से अगर वाटर कंटेंट निकाल देते हैं तो जो उसका डीके प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। सो जो भी हमारे स्पेसिमेन है अगर हमें उन्हें लाइव प्रिजर्व करना तो हमें उसे ड्राई मीन्स उनको अगर हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं विदाउट कोई प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन तो हमें उसे ड्राई करना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. So जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स है तो उनको हमें एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में ही प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, हम उसको ड्राई करके ड्राई स्पेसिमेन की तरह नहीं रख सकते हैं। म्यूज़ियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। सो जो म्यूज़ियम्स होते हैं उनमें जो भी एनिमल्स है उनको हम उनकी पूरी स्किन एंड फ्लैश के साथ नहीं बट हम उनके स्केलेटन्स के साथ भी स्टोर करके रख सकते हैं। देन लास्ट वन इज जूलॉजिकल पार्क। दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। सो जूलॉजिकल पार्क मीन्स जो हमारे बॉटनिकल गार्डन्स है उसी टाइप का आप समझ सकते हो। तो जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है कि जो भी हमारे एनिमल्स है हम उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह कंडीशन प्रोवाइड करते हैं एंड हम उनको वहाँ पे रखते हैं और वहाँ पे ह्यूमन होते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से हम या इस मेथड से हम उनका फूडिंग ईटिंग हैबिट्स या उनके बिहेवियर्स को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट्स कॉमनली कॉल्ड जूज। सो जो भी हमारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं उसमें हम वैसी कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो एलिफेंट है तो एलिफेंट अगर वो जंगल में रहेगा तो उसको कैसी कंडीशन चाहिए, कितना उसको फूड चाहिए, कैसी टाइप की उसको सनलाइट या कौन से प्लांट्स उसके अराउंड होने चाहिए, वाटर के जो भी कंडीशंस है हम ट्राई करते हैं जू में कि हम वैसी कंडीशन प्रोवाइड कर पाएँ ताकि वो वहाँ पे प्रॉपरली रह पाए एंड जो भी उसका साइकिल है लाइफ साइकिल वो कम्प्लीटली वहाँ पे डिस्ट्रॉय ना हो पाए। एंड जो ये छोटा सा पॉइंट है कि हम जूलॉजिकल पार्क्स को शॉर्ट में जू बोलते हैं।
देन लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये बहुत छोटा सा चैप्टर था एंड वी हैव completed this।